Hello students, welcome to class 9th and today we will start our new chapter of economics. The name of the chapter is पालमपुर की कहानी। तो बच्चों ये जो अध्याय है आपका, ये जो चैप्टर है, इसमें हम जो पालमपुर एक गांव है उसकी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो ये पालमपुर गांव है ये किस प्रकार का गांव है, कैसा है, कहाँ स्थित है, इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो अध्याय के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर ये जो एक गांव लिया गया है पालमपुर गांव, ये एक काल्पनिक गांव है, यानी कि इमेजिनेशन की गई है सिर्फ। ये मतलब वास्तविक इसका कोई स्वरूप नहीं है और ये एक जो है काल्पनिक गांव है। तो देखिए इस गांव में जो है मुख्य क्रिया खेती की जाती है लोगों के द्वारा। जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर जो है खेती करते हैं। कृषि के अलावा यहाँ लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। यानी कि जो गैर कृषि क्रियाएं हैं, यानी कृषि के अलावा जो है अन्य क्रियाएं भी काफ़ी क्रियाएं हैं, जैसे कि डेयरी वगैरह, परिवहन, जैसे यातायात के जो साधनों के द्वारा जो लोग अर्निंग करते हैं, जैसे रिक्शा वगैरह, रिक्शा चालक होते हैं, या जैसे पशुपालन वगैरह करते हैं, या लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि छोटे छोटे लेवल पे जो हम लघु उद्योग घर में खोल लेते हैं, जिस तरह से टोकरी बनाना या मोमबत्तियाँ बनाना या और मतलब इस तरह से जो है छोटे छोटे लघु स्तरीय विनिर्माण के जो काम है इस गांव में जो है किए जाते हैं ये भी। तो आगे देखते हैं। एक बड़ा गांव रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसका पड़ोसी गांव है रायगंज। तो देखिए ये इससे जो है 3 किलोमीटर दूर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 जो परिवार हैं वो रहते हैं। यानी किस गांव में? पालमपुर गांव में 450 जो है परिवार रहते हैं, विभिन्न विभिन्न जातियों के, यानी कि अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है इस गांव में रहते हैं। इस गांव में अधिकांश जो भूमि के स्वामी हैं उच्च जाति के लोग हैं। तो ज़्यादातर जो भूस्वामी है, यानी कि ज़्यादा भूमि किनके पास है? जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो कि गांव के लगभग 80 परिवार है। तो देखिए 450 में से 80 परिवार ऐसे हैं जो ऊंची जाति के हैं और जिनके पास जो है भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति, यानी कि जो दलित वर्ग है, यानी नीची जाति है, उनके जो लोगों की जो संख्या है गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 यानी 1/3 जो पार्ट है वो गांव की कुल संख्या का जो है वो है दलित वर्ग, यानी कि नीची जाति के लोग। इसके बाद देखिए पालमपुर में दो, देखिए अगर हम और जो विशेषताओं या सुविधाओं की अगर हम बात करें तो पालमपुर में और क्या क्या है। तो देखिए पालमपुर में 2 प्राथमिक, एक हाई स्कूल और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। तो देखिए 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, साथ में एक हाई स्कूल भी है। और इसके बाद जो है सरकार की तरफ से जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यानी सरकारी अस्पताल होते हैं, वो भी इस गांव में मौजूद है। और इसके अलावा एक निजी औषधालय, औषधालय एक प्राइवेट जैसे क्लिनिक है, या जैसे मान लीजिए मतलब वहाँ पे एक प्राइवेट निजी जो होता है किसी मतलब अपना किसी एक निजी डॉक्टर के द्वारा मतलब अपना खोल दिया जाता है, तो निजी औषधालय भी वहाँ पर है। इसके बाद देखिए पालमपुर में कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था, लघु विनिर्माण, जैसे छोटे छोटे काम धंधे होते हैं, बर्तन बनाना है लोहे से, जैसे कुछ और चीज़ें बनाना है, लोहे की चीज़ें बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, या जैसे टोकरियाँ बनाना, या जैसे मोमबत्तियाँ बनाना, इस तरह के जो है लघु विनिर्माण उद्योग काफ़ी हैं इस गांव में। और परिवहन और दुकानदारी इत्यादि जैसे हैं, ये सारे काम धंधे भी यहाँ के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद देखिए उत्पादन का संगठन। अब देखिए उत्पादन, यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का संगठन करना अनिवार्य है। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए आपने कपड़े की मिल खोली है, या आपने कोई जैसे आप कोई भी फैक्ट्री लगा लीजिए, आपने किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाई है, तो उसके लिए आपको संगठित क्या करना होगा? क्या मतलब आपके पास किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए
कौन कौन से ज़रूरी तत्व होते हैं जो आपको इकट्ठा करने होंगे। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है। आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करें या आप कोई भी सेवा का उत्पादन करें, तो आपको जो है 4 बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूँ। मान लीजिए जैसे आपके पास इस उदाहरण के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कपड़ा मिल खोली है, तो कपड़ा मिल खोलने के लिए सबसे पहले आपको भूमि चाहिएगी जहाँ पर आप मिल लगाएंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर जो है बिजली, पानी, ये अन्य जो सुविधाएं हैं वो जैसे आप मतलब उसको मुहैया करवाएंगे। उसके बाद देखिए आप जो है मशीनें लेके आएंगे। मशीनों के बाद उस मशीनों को चलाने के लिए मज़दूरों को भी रखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये संगठित करने के बाद ही हम जो है किसी वस्तु को तैयार कर सकते हैं, मतलब किसी उत्पादन को तैयार कर सकते हैं, किसी जो है सेवा को हम जो है प्राप्त करवा सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के अलावा जो है उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए यहाँ पर 4 चीज़ों की आवश्यकता है और उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर भी हो गया होगा। सबसे पहला है भूमि। तो देखिए, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज इत्यादि। मान लीजिए मैंने आपको अभी उदाहरण दिया है कपड़ा मिल के लिए। तो आपको सबसे पहले मिल के लिए जो आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, और मान लीजिए अगर आपके पास बिजली नहीं है या कोई ऐसी मशीन है जो भाप के द्वारा या जो है कोयले के द्वारा मान लीजिए चलाई जाती है, तो खनिज जो जैसे मान लीजिए ये जो भी फ्यूल्स वगैरह होते हैं ये आपको जो है वो प्राप्त करने होंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास पहली जो वस्तु थी वो तो भूमि सबसे ज़रूरी तत्व है, ज़रूरी चीज़ है जो हमें वस्तुओं के उत्पादन में सबसे पहले चाहिए होती है। उसके बाद श्रम देखिए, श्रम से आप समझ पाए होंगे कि काम करने वाले लोग, श्रम। तो देखिए, अगर आप ये ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब फैक्ट्री लगाएंगे तो आप सारा काम खुद ही कर लेंगे। तो हमें श्रम यानी कि काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। और देखिए, हमें जो है ये काम करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं और एक होते हैं जो मानसिक श्रम, यानी कि जिस तरह से देखिए शारीरिक जो श्रम होते हैं करने वाले लोग होते हैं वो पढ़े लिखे ना भी हों, जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले, मजदूरी जैसे उठाना, कोई वस्तु को उठाना रखना, तो इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक तरह का श्रम होता है जो मतलब दिमागी रूप से किया जाता है, जैसे सारा रख रखाव करना, मेंटेनेंस, किसी चीज़ की सारा लेखा जोखा रखना। इसके लिए जो हमें है ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो श्रम को भी मैंने 2 टाइप्स में आपको बता दिया है। इसके बाद ये दूसरा था हमारा उदाहरण। इसके बाद वस्तुओं के उत्पादन में जो तीसरी मुख्य चीज़ होती है वो होती है भौतिक पूंजी। आप इसको ईजी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, पूंजी यानी पैसा। आप पैसा भी जो है हमारा जो सबसे ज़रूरी आवश्यक जो चीज़ है, पैसा भी है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको भूमि खरीदनी है तो आप सबसे पहले पैसे को लगाएंगे, या मशीनें खरीदनी है, कोई मज़दूर अगर आपको रखने हैं तो आपको जो पैसा है वो सबसे पहले जो है चाहिए है। और देखिए, उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताया, मशीनें आएंगी, मज़दूर वगैरह काम करने के लिए आएंगे, या हम जो ज़मीन खरीदेंगे, तो ये जितनी भी आगत मतलब जो जितनी भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उन सभी पे जो है जो पूंजी लगाई जाती है उसे भौतिक पूंजी कहते हैं। और इस पूंजी की आवश्यकता हमें जो है उत्पादन या सेवाओं के लिए जो है ये सबसे आवश्यक है ये चीज़। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमने भूमि कर लिया, फिर श्रम कर लिया, फिर भौतिक पूंजी, और लास्ट है हमारा मानव पूंजी। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ज्ञान और उद्यम, देखिए ये सारी चीज़ें आपने लगा ली। जैसे
मान लीजिए आपके पास भूमि भी है, काम करने वाले मज़दूर भी हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन देखिए इन सभी का रख रखाव करने के लिए हमें मानव पूंजी यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए होंगे जो इन सब चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो सभी का जो तालमेल बना करके, जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री डाली है, फैक्ट्री लगाई है, तो आपने जो भूमि खरीद ली, आपने जो मज़दूर लगा लिए, आपने जो है कच्चा माल खरीद लिया, मशीनें खरीद ली, पैसे लगा दिए, लेकिन जो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक सही तालमेल, सही इस्तेमाल करके आपका उत्पादन तैयार करके जो मार्केट तक पहुंचाने मतलब तक का काम करे, मतलब इसके लिए क्या है कि ज्ञान, मतलब हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है सबसे पहले, कि हमें हमें मतलब ये उत्पादन का जो है पूरा, ये जो पूरा हमने फैक्ट्री लगाई है, ये पूरा उद्योग हमने जो खड़ा किया है, इसको चलाने का हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो ऐसे जो मतलब इस तरह का जो काम संभालने वाले व्यक्ति जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मानव पूंजी क्या है। तो इस पॉइंट में हमने कर लिया है, हमारे उत्पादन के लिए अगर हमें कोई वस्तु को कोई तैयार करना है, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो हमें इन 4 प्रमुख चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं किसी भी उत्पादन के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इसके बाद के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।